and 3 questions are definite in NEET and 2 questions in IIT mains. So we are starting with group 15 of P block elements. Group 15. Group 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. These are the 5 elements. Electronic configuration: helium 2s2 2p1 2p3, phosphorus neon 3s2 3p3, arsenic argon 4s2 3d10 4p3, krypton 5s2 4d10 5p3, xenon 6s2 4f14 5d10 6p3. So this is the general electronic configuration of, this is the configuration of all the elements in group 15. ns2 np3 जनरल कन्फिग्रेशन इसकी, ns2 np3 ये जनरल कन्फिग्रेशन इनकी. ns2 np3 इनको हम कहते हैं निकोजेंस. क्या कहते हैं इनको? निकोजेंस, बिकॉज दे प्रोड्यूस सफोकेशन. ये निकोजेंस कहते हैं इनको क्योंकि ये सफोकेटिंग होते हैं, इसलिए इनको निकोजेंस कहते हैं, निकोजेंस. और इसमें स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? नाइट्रोजन 2,5 होता है तो -3 से लेकर +5 तक, -3 से लेकर +5 स्टेट तक जाएगी. नाइट्रोजन क्या होता है? 2,5, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 5 लूज करेगा, तो -3 से लेकर +5 स्टेट तक जा सकती हैं. नाइट्रोजन जो है +5 स्टेट शो करता है, +5, ये +5 शो करता है, +5 शो करेंगे. और अब ये आया जैसे नाइट्रोजन +5, -3 से +5 शो करेगा, सॉरी -3 से +5, -3 से +5 तक शो करेंगे. बस ये वाले जो एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनमें क्या होगा? इसमें +5 स्टेट तो रहेगी, +5 रहेगी, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल्स जो आ गए हैं इनका कौन सा इफेक्ट है? पुअर. डी ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है. इधर डी और एफ दोनों का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो इसलिए ये क्या करेंगे? डी ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसलिए ये एस के इलेक्ट्रॉन्स को, ये डी के इलेक्ट्रॉन्स है और ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स और ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पावरफुली न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा. ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स है इसको, क्योंकि डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? पुअर है, तो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है पावरफुली अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस की तरफ. तो अब ये सिर्फ 4p के ऊपर जो है 4p के इलेक्ट्रॉन्स 3 बाहर निकल सकते हैं और इसलिए स्टेट यहाँ +3 भी आ जाएगी. स्टेट क्या आ जाएगी? आर्सेनिक से +3 स्टेट आ जाएगी, +3. तो यहाँ पे अभी +5 भी है, +3 भी है. हाँ, स्टेबल +5 ही है, +5 भी आई, +3 भी आई, स्टेबल +5 है. नीचे जाने पर स्टेबल स्टेट क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्टेबल स्टेट हो जाएगी +3. ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. बिस्मिथ में स्टेबल स्टेट क्या आ जाएगी? +3. क्लियर? बिस्मिथ में स्टेबल स्टेट क्या आ जाएगी? +3. तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंट कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ बता दी है. यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन किसकी है? हमारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स की, 15th ग्रुप एलिमेंट्स की. इनको हम निकोजेंस कहते हैं. तो ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए. इसमें नाइट्रोजन और ये भी ध्यान रखना है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स. आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं. और बिस्मिथ इज द ओनली मेटल. बिस्मिथ क्या है? मेटल है, बिस्मिथ मेटल है. तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है. नेक्स्ट अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले एक बार अकरेंस और देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे अकर करते हैं ऑल दी. तो एक बार जल्दी से अकरेंस देख लेंगे इसके. अकरेंस क्या कहाँ कहाँ पे है नोट करेंगे एक बार. अकरेंस इसका अकरेंस कहाँ कहाँ होगा वो चेक करेंगे. अकरेंस तो ये नाइट्रोजन जो है जैसे 2 जगह एग्जिस्ट करता है, ध्यान देना. NaNO3, NaNO3 और KNO3 में, NaNO3 और KNO3 में नाइट्रोजन इधर एग्जिस्ट करता है. और NaNO3 को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड सॉल्ट पीटर. ये याद ना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कई बार. CHILE, चाइल्ड सॉल्ट पीटर. ये खुद पढ़ने का है, एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ उसको. और इसको इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, ये ध्यान रखना इसके अंदर. फिर ऐसी फॉस्फोरस जो है वो एपेटाइट फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करता है. एपेटाइट फैमिली के अंदर, एपेटाइट फैमिली में फॉस्फोरस.
जैसे हमारा आ गया CA3PO4 होल ट्वाइस, एक बार जल्दी सुन लेंगे इसको। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये फॉस्फोरस एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पे, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब एक बार सुन लेंगे, यहाँ पे अगर OH की जगह Cl आ जाएगा, OH की जगह Cl आ गया तो क्लोरा एपेटाइट बन जाएगा। OH की जगह अगर F आ गया तो ये फ्लोरा एपेटाइट बन जाएगा। फ्लोरा एपेटाइट इसके में बनेगा, इसमें क्लोरा एपेटाइट। तो लाइक दिस फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली के अंदर फॉस्फोरस एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है हमें कि एपेटाइट फैमिली में क्या है, फॉस्फोरस है। और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एग्जिस्ट इन सल्फाइड मिनरल्स। सल्फाइड के जो मिनरल्स होते हैं उसमें एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? तो ये इनका अकरेंस है, दिस वाज देयर अकरेंस। नेक्स्ट अब नोट करेंगे यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर? नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्टली दे रखा है, तो पूरा टेबल दे रखा है इसका, उस टेबल को ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? पहला तो एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट क्या है? एटॉमिक रेडियाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसमें सोचना नहीं कुछ भी, नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा? एटॉमिक रेडियाई पहला, इट विल इंक्रीज। नीचे आने पर क्या होगा? शेल बढ़ेंगे, इनर शेल्स बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। नीचे आने पर शेल्स बढ़ेंगे, इनर शेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से। इसलिए हमारा जो नीचे जाने पर रेडियाई इंक्रीज करेगा, ये पहला पॉइंट इसका। तो नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर शेल्स। तो और सेकंड पॉइंट आ गया हमारा इसी के अंदर, आयनिक रेडियाई। ये एटॉमिक हो गया। दूसरा आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होगा? आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई में जैसे ये अब आया, अगर मैं सब पे स्टेट -3 मानूं तो नीचे पे इंक्रीज करेगा। सब पे N पे -3 मान लिया, P पे -3, AS पे -3, SB पे -3, BI पे -3, तो एटॉमिक रेडियाई नीचे आने पर क्या करेगा? आयनिक रेडियाई नीचे आने पर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है? N होता है -3, P होता है -3, AS भी कई बार -3 में आ सकता है, और SB आया +3 में, SB आया +3 में, और BI आया +3 में। तो इसलिए इन दोनों का साइज तो छोटा हो जाएगा, +3 आने से कैटायन बन गया तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा। इसमें तो इंक्रीज। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से AS3 माइनस बढ़ा, और BI +3, SB +3 से तो बड़ा हो गई क्योंकि शेल जाना है इसके अंदर, नीचे है ग्रुप के अंदर, तो ये यहाँ पे, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। अगर ये आयनिक रेडियाई आयंस हमने ऐसे माने, अगर सब पे -3 मानते हैं तो आंसर आएगा नीचे आने पर इंक्रीज। और अगर प्रॉपर ले हम आयंस जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आंसर ये आएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। ये ध्यान रखना है। एटॉमिक रेडियाई, आयनेशन। अब एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट थर्ड टर्म है यहाँ पे आयनेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी तो वो तो पता है हमें कि आयनेशन एनर्जी जो है इसकी अपने पिछले ग्रुप से यानी कार्बन फैमिली से तो क्या होगा? ज़्यादा होगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड है, साइज भी छोटा है इसका, और अपने अगले ग्रुप से ऑक्सीजन फैमिली से भी इनका ज़्यादा ही रहता है आयनेशन एनर्जी, क्योंकि ये क्या है? हाफ फील्ड है। P3 कंसिडरेशन आ रही है ना, P3 हाफ फील्ड है तो आयनेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी। अब इसमें ग्रुप में नीचे आएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाना, तो वो उसके लिए हीट करना पड़ेगा। बिस्मथ में सबसे कम हीट करना पड़ेगा, तो इसकी आयनिक एनर्जी सबसे कम क्योंकि साइज बड़ा है। आयनिक एनर्जी डिक्रीज, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक एनर्जी। एक्सेप्शन केस देखते हैं हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाले। तो ये ध्यान रखना है। आयनिक एनर्जी का हो गया, एटॉमिक रेडियाई होगा, आयनिक रेडियाई होगा, आयनिक एनर्जी हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ आ गया हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी नीचे आने पर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। ये पीरियोडिक में कर रखा है सबने। जितना छोटा साइज उतनी जल्दी वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे जितना छोटा साइज होगा उतनी जल्दी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये एलिमेंट उतना जल्दी खींचेगा। तो नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज भी दी गई हैं, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, बिस्मथ की, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी दी गई है पॉलिंग स्केल पे, तो कुछ उससे भी पता लग सकता है। नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वैल्यूज जैसे नाइट्रोजन की 3 है, फॉस्फोरस की 2.1 है, और आर्सेनिक की 2 के आसपास है, फिर इन दोनों की 1.9 के आसपास दोनों। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कर रही है? नीचे आने पर डिक्रीज कर रही है। नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, थर्ड
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे टेबल के अंदर, सही है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, तो ये भी डिक्रीज कर जाएगी। फिफ्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, तब एनर्जी जो रिलीज होगी। तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं क्योंकि साइज छोटा है, स्टेबल है, साइज छोटा है, हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड, बाकी सारे भी हाफ फील्ड है, लेकिन नीचे आने पर उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। ऑल आर हाफ फील्ड एंड स्टेबल, लेकिन नीचे आने पर हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। क्यों कम होती है स्टेबिलिटी, क्योंकि साइज बढ़ गया है, साइज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, वैसे रेगुलरली क्या करना चाहिए, साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, लेकिन इस केस में नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ P3 कन्फिग्रेशन, नॉट इन दिस केस। इस केस में नहीं होगा, ये हमेशा होता है, लेकिन नॉट इन दिस केस। नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है क्योंकि ये हाफ फील्ड है, P3 कन्फिग्रेशन थी इसकी। नाइट्रोजन क्या था, 1s2 2s2 हीलियम 2s2 2p3 था, ये 2p3 हाफ फील्ड है, बाकी सारे भी हाफ फील्ड हैं, लेकिन नीचे आने पर स्टेबिलिटी हाफ फील्ड की डिक्रीज करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए बिस्मथ जो है सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वैल्यूज भी अगर चाहें तो वैल्यूज भी इनकी दी गई हैं, वैल्यूज जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। वैल्यूज भी अप्रॉक्सीमेटली, जैसे इसकी +31 है तो इसकी -74 है, इसकी -70, ये एनर्जी रिलीज हो रही है इनमें। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें -101 है, -110 के आसपास, ये ऐसे वैल्यूज कुछ दी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, बिस्मथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए बिस्मथ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा। तो ये ध्यान रखना केस, ये उल्टा हो रहा है। बाकी सब ग्रुप्स में क्या होता है, ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है क्योंकि हाफ फील्ड है नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंपॉर्टेंट केस था ये। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिस्कस कर लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट आ गया जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट में जैसे अब नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में है, P4 की फॉर्म में है, आर्सेनिक AS4 भी लिख सकते हैं इसको, नहीं तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मेटेलॉइड्स से, ये दोनों मेटेलॉइड्स थे ना, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या थे, मेटेलॉइड्स थे। तो इसमें थोड़ा मेटेलिक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। मेटेलिक सॉलिड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये क्या है, मेटेलिक सॉलिड्स हैं, मेटेलिक सॉलिड्स। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, N2 और P4 से। और N2 और P4 में किससे ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस का, क्योंकि ये वेंडल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वेंडल फोर्सेस क्या होंगे, P4 के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू N2। और वैसे भी हम बोलते हैं फॉस्फोरस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और N2 तो गैस होता है। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, एक तरह से नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक इंक्रीज, फिर आर्सेनिक तक इंक्रीज, और उसके बाद डिक्रीज, ये आ जाएगा। N2 से P4 इंक्रीज, P4 से AS भी इंक्रीज, AS से SB डिक्रीज, फिर डिक्रीज। तो AS का सबसे ज़्यादा है क्योंकि मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ आ जाएगा, और उसके बाद आएगा फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। ये मेल्टिंग पॉइंट का आंसर होगा। क्लियर, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट का आएगा। और बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, रेगुलर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बस लास्ट में जाकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिस्मथ की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, 3 बॉन्ड बनाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसमें अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारा आ जाएगा SB का, आना चाहिए BE का, SB का, फिर AS का, फिर फॉस्फोरस का, लीस्ट नाइट्रोजन का होगा। लेकिन हाँ, SB AS, SB और AS की बात करें तो बस SB के बाद BI आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, SB BI ड्यू टू इंक्रीज इन वेंडरवॉल्स फोर्सेस डाउन द ग्रुप। क्या करते हैं, वेंडल फोर्सेस इंक्रीज करते हैं, इस वजह से होगा। N2 P4 वेंडल साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वेंडल फोर्सेस बढ़ते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, ये मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। तो ये हमारे थे लगभग फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। और डेंसिटी एक और रह गया, डेंसिटी तो ध्यान में रखना, डेंसिटी ज़्यादातर हर ग्रुप में बढ़ती है।
तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास ज़्यादा बढ़ता है देन वॉल्यूम, तो डेंसिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी आ जाएगी, बिस्मथ की, बिस्मथ हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होगी। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट नोट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, या एक और लिख लेते हैं, एनामलस बिहेवियर लिख लेते हैं पहले। एनामलस बिहेवियर, थोड़ा सा स्टेट्स के बारे में पढ़ के फिर एनामलस, ये एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं पूरा हम। एनामलस बिहेवियर, एनामलस बिहेवियर ये हमने भी 11th में भी किया हुआ है। एनामलस बिहेवियर मीन्स डिफरेंट बिहेवियर। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन शोज एनामलस बिहेवियर, नाइट्रोजन शोज एनामलस बिहेवियर। क्यों शो कर रहा है एनामलस बिहेवियर, क्योंकि साइज छोटा है इसका। रीजन क्या है इसका, साइज स्मॉल, साइज स्मॉल। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आता है 1s2 2s2 2p3, 2p3 है, 2d तो होंगे नहीं, है ना। तो इसलिए ये एनामलस बिहेवियर शो करेगा। नाइट्रोजन क्या शो करेगा, एनामलस बिहेवियर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, नाइट्रोजन शो एनामलस बिहेवियर, यानी इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल NF5 नहीं बन रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है PF5, ASF5, BIF5 सारे एग्जिस्ट करते हैं, NF5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा नाइट्रोजन साइज छोटा है, नाइट्रोजन स्मॉल साइज है, इसलिए ये स्मॉल साइज है, तो इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, ये बनाएगा। नाइट्रोजन स्मॉल साइज कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। जैसे हमारा NO एग्जिस्ट करता है, NO ये एग्जिस्ट करता है, बात समझ रही कि नहीं है, N2O एग्जिस्ट करता है, लेकिन फॉस्फोरस के ऐसे कंपाउंड्स या बाकी नीचे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एनामलस बिहेवियर है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, तो ये एनामलस बिहेवियर है। और इसके हम ऐसे ही बहुत सारे आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। तो एनामलस बिहेवियर के 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने, पूछा गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने 2 दे दिया, आगे भी बहुत सारे आएंगे इसके। नेक्स्ट नोट करना, और ये किस वजह से, इन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एनामलस बिहेवियर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जैसे अब नाइट्रोजन है, ये बता दिया मैंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन शो करेगा 2,5 होता है ये। अगर मैं सिंपल सा देखूँ कन्फिग्रेशन इसका, -3 से लेके +5 स्टेट तक, -3 से +5 तक। तो यहाँ पे नीचे मैंने बता दिया अभी आपको, +5 स्टेबल, +3 से +5 स्टेबल है, +3 से +5 उल्टा हो जाएगा +3 से। ऑल दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने बताया ना, इसमें डी ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सो दे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या, वो नोट कर लेंगे। द रिलक्टेंस ऑफ s electrons to take part in बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D and F सबशेल्स। दे आर रिलक्टेंट टू टेक पार्ट इन, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए ये इनमें आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनमें आएगा, ध्यान रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट इन एलिमेंट्स के अंदर आएगा सिर्फ। और फॉस्फोरस में क्या स्टेबल स्टेट हो जाएगी, +3 स्टेबल स्टेट हो जाएगी। तो इस वजह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी हम स्टडी करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बस ये ध्यान रखना है कि आर्सेनिक में +5 स्टेबल है, बिस्मथ में भी +5 स्टेबल है, लेकिन आर्सेनिक में और एंटीमनी में, +5 स्टेबल है, लेकिन बिस्मथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट +3 ज़्यादा स्टेबल है, बिस्मथ में +3 ज़्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से ये होगा कि आर्सेनिक +3 जो है
ये +5 में जाने की कोशिश करेगा, +5 में जाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये कौन सा एजेंट होगा, ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूछते हैं ऐसे, आर्सेनिक +3 में रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी +3 ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, +5 ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, आर्सेनिक की +5 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ जाएगा, हायर स्टेट में। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए आर्सेनिक +3 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, आर्सेनिक +3 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बिस्मिथ की, बिस्मिथ +5 अगर है तो ये कौन सा एजेंट होगा, बिस्मिथ +5 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये तो हाईएस्ट स्टेट है, हाईएस्ट स्टेट है तो ये स्टेट क्या करेगा, कम करेगा, कम करेगा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, कम करेगा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपना ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आर्सेनिक +3 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट बट बिस्मिथ +5 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई, क्योंकि आर्सेनिक की +5 स्टेबल स्टेट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करके ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और बिस्मिथ +5 की +3 स्टेबल स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। एक वर्ड में आंसर बोलें तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। क्लियर, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट नोट करेंगे इसी के अंदर भी आगे थोड़ा सा, जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी नाइट्रोजन की, जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी नाइट्रोजन की, ऑल इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन एक्ट्स एज, जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट है नाइट्रोजन की, दे विल एक्ट एज, वो क्या किसका काम करेगी, इंटरमीडिएट स्टेट है तो किसका काम करेगी, दे विल शो सॉरी यहाँ पे लिखना, दे विल शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या शो करेंगे, ऑल इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या होती है, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। जैसे एग्जांपल इन, ये कौन से मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, ये याद रखना, इन एसिडिक मीडियम। इसका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रस एसिड इज हीटेड। नाइट्रस एसिड को अगर हीट करते हैं, NO2 HNO2 नाइट्रस एसिड है ये, HNO2 ये क्या है, नाइट्रस एसिड, HNO2 दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। इसमें नाइट्रोजन की स्टेट क्या है, +3, 1 + x -4 इज इक्वल टू 0, तो +3 स्टेट है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, तो ये खुद ही एसिड है, तो मीडियम क्या हो गया, एसिडिक हो गया एक तरह से। तो HNO2 को अगर हीट करते हैं हम हल्का सा तो क्या मिलेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन, HNO3 मिलेगा, N की स्टेट यहाँ क्या हो गई, +5 और +NO। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रस एसिड इज हीटेड। नाइट्रस एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो HNO3 मिलेगा, नाइट्रिक एसिड +NO, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर होगी बात कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखना एनसीईआरटी का, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रस एसिड इज हीटेड। ऐसे ही और जो इंटरमीडिएट स्टेट होंगी फॉस्फोरस की, वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेंगी। ऑल इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ फॉस्फोरस विल शो डिस्प्रपोर्शनेशन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम बोथ। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, जैसे नाइट्रोजन की है, मैं सेम चीज़ है बिल्कुल, ऑल इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ, ऊपर वाली लाइन सेम है, ऑफ फॉस्फोरस शो डिस्प्रपोर्शनेशन इन एसिडिक, ये फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं इधर, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है +5 में जाने की, फॉस्फोरस की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है +5 में जाने की। इसमें क्वेश्चन आएगा सेम ऐसे ही, H3PO3, इसमें P की स्टेट क्या है, +3, 3 + x - 6 +3 स्टेट है। इसको जैसे ही हम हीट करते हैं, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो इसको हीट करेंगे तो H3PO4 मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस PH3। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस PH3, फॉस्फिन गैस, ये फॉस्फिन गैस है। फॉस्फिन, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, फॉस्फिन गैस, रॉटन फिश लाइक स्मेल। तो ये फॉस्फोरस एसिड को हीट करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा प्लस PH3 मिलेगा। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों की दोनों, ये जरूर याद रखना। बोथ इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रस एसिड इज हीटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरस एसिड इज हीटेड। H3PO2 भी होता तब भी सेम आंसर आता है इसमें।
H3PO2 को भी हीट करते तो भी सेम आंसर आता। तो ये आगे यहाँ पे नेक्स्ट नोट करेंगे आगे हम। नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा इनमें। एक एग्जांपल दिमाग में सोचना, जैसे नाइट्रोजन है तो क्या बनाएगा N2O3 N2O5, ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स भी बनाएंगे। क्लियर। तो E2O3 और E2O5 दे विल फॉर्म रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स E2O3 E2O5, जैसे P2O3 P2O5, N2O3 N2O5, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर। दे विल फॉर्म ऑक्साइड लाइक दिस। नाइट्रोजन जो है इसमें, बट नाइट्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म N2O, NO। नाइट्रोजन तो अपने सारे स्टेट्स में ऑक्साइड शो करता है, हम आगे इसको पढ़ेंगे। N2O, NO, ये इस टाइप के बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, इस तरह के बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन। और लोअर ऑक्साइड्स जो हैं, ये लोअर ऑक्साइड्स है ना, ये फॉस्फोरस आर्सेनिक नहीं बनाते। N2O, NO, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ नहीं बनाएंगे ये लोअर ऑक्साइड। रीज़न क्या है इसका कि नाइट्रोजन जो है इसका स्मॉल साइज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्मॉल साइज है, सो इट कैन फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स। नाइट्रोजन का साइज छोटा तो p pi मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा, इसलिए स्टेबल है। फॉस्फोरस नहीं बना पाएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, फॉस्फोरस नहीं बना पाएगा, इसका साइज बड़ा है। तो ये एग्जिस्ट करती हैं बट नॉट दैट ऑफ फॉस्फोरस। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड टू सम एक्सटेंट सल्फर, ये लाइन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। टू सम एक्सटेंट सल्फर कैन फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड्स, ये बनाते हैं बिकॉज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ये जानता है, ये वाले एलिमेंट बनाते हैं इसमें। इस लाइन को भूलना नहीं है। तो इसमें नाइट्रोजन आ गया और क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया। दोनों का साइज छोटा तो क्या बना देंगे p pi मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन फॉस्फोरस का साइज बड़ा है तो वो नहीं बना पाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये आगे भी करेंगे। ऑक्सीजन इसके अंदर ऐसे भी आता है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, इनका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन का स्ट्रक्चर होता है, बट phosphorus oxides of phosphorus have, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, have cage like structure, cage like। तो सेम आंसर लिख के आना है इसके। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स कोई भी ले लेंगे हम, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन, जैसे N2O लिया तो स्ट्रक्चर ये बन गया, रेजोनेंस होगी इसके अंदर। लेकिन मैं फॉस्फोरस लेता हूँ तो फॉस्फोरस की ऑक्साइड का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोरस की ऑक्साइड कोई भी लेंगे तो केज लाइक स्ट्रक्चर यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। जैसे फॉस्फोरस ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, केज लाइक। ये P4O6 है, स्ट्रक्चर कैसा है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। नाइट्रोजन जो है p pi मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोरस नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ इट लार्ज साइज, इसलिए इसकी ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, केज लाइक होगा। तो ये प्रॉपर आंसर लेके आना, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट नोट करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सेकंड पॉइंट है, पहला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन था, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते क्या बना देगा, NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, हाइड्रेट बन जाएगी कि नहीं। N2 + H2 क्या बन जाएगा, NH3, N2 + H2 NH3, P फॉस्फोरस + H2 PH3, इस तरह से हाइड्रेट बन जाएगी। क्लियर, ये हाइड्रेट बन जाएंगी। अब इनकी एक, अब ये स्टेबल है कि नहीं, हीट करने पर स्टेबल है कि नहीं। बात करें अगर NH3 है, इसको हीट करेंगे
तो ये N2 + 3/2 H2 देगा। ऐसे ही हीट करने पर स्टेबल यानी थर्मल स्टेबिलिटी